Hello friends, my name is Pankaj Vaishnav and we are going to understand chapter 6 of geography, that is manufacturing industries। तो इस पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या समझना है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें समझना है ये मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस क्या है और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को हम अलग अलग बेसिस पर कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। फिर हमें कुछ इंपॉर्टेंट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में समझना है और इंपॉर्टेंट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में बात करनी है। फिर हमें समझना है कि इंडस्ट्रीज की वजह से कौन से अलग अलग प्रकार के पॉल्यूशन होते हैं और कैसे एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन होता है और इस एनवायरमेंट डिग्रेडेशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज के पार्ट में हम मैन्युफैक्चरिंग की कुछ बेसिक बातें, मैन्युफैक्चरिंग की इंपॉर्टेंस और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। तो आज के इस पार्ट से अपनी कॉम्पिटेंसी क्या डेवलप होगी, हम समझ पाएंगे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, पर्टिकुलरली किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। शुरू करते हैं और समझते हैं मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। मैन्युफैक्चरिंग का बेसिक सा मीनिंग है कि किसी भी रॉ मटेरियल को ज्यादा वैल्यूबल फिनिश प्रोडक्ट में बदलना और वो भी बड़े स्तर पर। एग्जाम्पल के तौर पर कॉटन एक रॉ मटेरियल है, रुई एक रॉ मटेरियल है जो कि हमें एग्रीकल्चर से मिलती है। इस कॉटन को हम कपड़ा बना दें, इससे हम क्लॉथ बना दें और वो भी बड़ी मात्रा में, इसे कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। तो रॉ मटेरियल को ज्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में बदलना, वो भी बड़ी मात्रा में बदलना, क्या कहलाता है? मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। और ये काम जहां पर होता है उसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि वुड एक रॉ मटेरियल है जो कि हमें नेचुरल वेजिटेशन से मिलता है। इस वुड से पेपर बनाना या फर्नीचर बनाना क्या कहलाता है? मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। ऐसे ही सुगर केन हमें एग्रीकल्चर से मिलता है, ये एक रॉ मटेरियल है। इस सुगर केन को यदि हम सुगर में बदल दे बड़ी मात्रा में तो क्या कहलाएगा? मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगा। ऐसे ही आयरन ओर, ये हमें माइनिंग से मिलता है, एक रॉ मटेरियल है। इस रॉ मटेरियल को हम मैन्युफैक्चरिंग से आयरन और स्टील में बदल देते हैं, जो कि इस आयरन ओर से बहुत ज्यादा वैल्यूएबल मटेरियल है। ऐसे ही बॉक्साइट, ये भी हमें माइनिंग से मिलता है, एक रॉ मटेरियल है। इसे हम एल्यूमिनियम में बदल दे बड़ी मात्रा में तो वो क्या कहलाएगा? मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? रॉ मटेरियल को ज्यादा वैल्यूएबल मटेरियल में बड़ी मात्रा में बदलना किसके अंतर्गत आता है? मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आता है। पीपल एम्प्लॉयड इन दी सेकेंडरी एक्टिविटीज मैन्युफैक्चर्ड फिनिश्ड गुड्स। बोला जा रहा है कि जो सेकेंडरी एक्टिविटीज में लोग जुड़े होते हैं वो मैन्युफैक्चर गुड्स बनाते हैं। ये सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या होती है? हमने देखा था कि किसी भी इकोनॉमी में जितने भी काम होते हैं उसको हम बेसिकली 3 सेक्टर्स में बांट सकते हैं। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में किसी भी चीज का प्रोडक्शन सीधे नेचुरल रिसोर्सेज के माध्यम से होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर और उसकी एलाइड एक्टिविटीज है, ये प्राइमरी एक्टिविटीज में आ जाएगा। ऐसे ही माइनिंग का काम है, ये प्राइमरी एक्टिविटीज में आ जाएगा। दूसरा है सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटीज में वो सारे काम आते हैं जिसमें रॉ मटेरियल को मशीनों के माध्यम से फैक्ट्रीज में कुछ ज्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में बदला जाता है। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंतर्गत ही आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। और तीसरा है टर्शियरी एक्टिविटीज, टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर में सीधे किसी प्रोडक्शन का काम नहीं किया जाता है, बल्कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में जो चीज बनी उसको एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाया जाता है। साथ ही इसके अंतर्गत कुछ सर्विसेज भी आती है। तो अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वो सेकेंडरी सेक्टर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इस सेकेंडरी एक्टिविटीज में, इस मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज में जो लोग जुड़े होते हैं वो ही फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं रॉ मटेरियल से। और रॉ मटेरियल जो है वो जनरली हमें प्राइमरी एक्टिविटीज, प्राइमरी सेक्टर से ही मिलता है। तो दिस कैटेगरी इंक्लूड द वर्कर एम्प्लॉयड इन
स्टील फैक्ट्रीज, जो स्टील फैक्ट्रीज में लोग जुड़े होते हैं उसको हम क्या कहेंगे, ये सेकेंडरी एक्टिविटीज में जुड़े लोग हैं। जो कार फैक्ट्रीज में जुड़े लोग हैं उसको हम क्या कहेंगे, ये सेकेंडरी एक्टिविटीज में जुड़े लोग हैं। जो भी लोग रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट, ज्यादा वैल्यूएबल फिनिश्ड प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो सभी लोग सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंतर्गत आ जाएंगे। ऐसे ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जुड़े लोग, बेकरी में जुड़े लोग, ये सब लोग जो है वो सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंतर्गत आ जाएंगे। The economic strength of a country is measured by the development of manufacturing industries. किसी भी देश का यदि हम ओवरऑल डेवलपमेंट देखें या पर्टिकुलरली इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखें, तो वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज का कितना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। यानी कि यदि हमें भारत को और तेजी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना है, तो हमें भारत की, इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उसका डेवलपमेंट बड़े तौर पर देखना पड़ेगा। देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। किसी भी देश का जो डेवलपमेंट का बैकबोन माना जाता है या पर्टिकुलरली इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बैकबोन माना जाता है, वो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज माना जाता है। ऐसा क्यों है, कुछ कारण को हम देख लेते हैं। सबसे पहला कारण है, इट हेल्प्स इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। यदि एग्रीकल्चर में हम प्रोडक्शन ज्यादा चाहते हैं या प्रोडक्टिविटी पर पर्सन ज्यादा चाहते हैं, तो हमें यहां पर कुछ टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स करने होंगे, एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन करना पड़ेगा। और एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन करने के लिए, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स लाने के लिए हमें अलग अलग मशीनरीज, अलग अलग इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करना पड़ेगा। और ये इक्विपमेंट्स, मशीनरी, इंस्ट्रूमेंट कहां बनेंगे, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज सेकेंडरी सेक्टर में बनेंगे। इसीलिए सेकेंडरी सेक्टर का यदि हम डेवलप करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का हम डेवलपमेंट करते हैं, तो अपना एग्रीकल्चर भी मॉडर्नाइज होगा। दूसरा रीजन है, इट रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर इनकम। हमने देखा था कि इंडिया का अराउंड 60% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर और उनकी एलाइड एक्टिविटीज पर डिपेंडेंट है अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए, अपना जीवन निर्वाह करने के लिए। तो यदि हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी कम हो, लोगों की आय बढ़े, इनकम बढ़े, तो हमें सेकेंडरी एक्टिविटीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को ग्रो करना पड़ेगा, ताकि एग्रीकल्चर पर लोगों की डिपेंडेंस कम हो, लोग एग्रीकल्चर से निकलकर यहां फैक्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में काम करें, उनका एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिले, उनको इनकम ज्यादा मिले। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होगा तो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी भी कम होगी। थर्ड रीजन इज, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम इंडिया। तो अगर भारत में अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है, खत्म करना है, पॉवर्टी को कम करना है, खत्म करना है, तो हमें बड़े स्तर पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना होगा, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। और लोगों को रोजगार मिलेगा, उन्हें आय प्राप्त होगी, तो धीरे धीरे पॉवर्टी भी कम होगी। साथ ही इंडस्ट्रीज की वजह से कुछ और डेवलपमेंट भी होता है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी में रिडक्शन होता है। और यही सोचकर इंडिया में पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज और जॉइंट सेक्टर वेंचर्स का डेवलपमेंट किया गया, कि इनकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, पॉवर्टी कम होगी। नेक्स्ट रीजन इज, इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द रीजनल डिस्पैरिटी। इसका मतलब क्या हुआ? रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब है, भारत की ही बात करते हैं, तो भारत के किसी स्टेट में, किसी एरिया में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, वहीं दूसरा एरिया जो है वो डेवलपमेंट के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। बेसिकली जो ट्राइबल एरिया है या जो दूर दराज के बैकवर्ड एरिया है, वो विकास के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में बहुत पीछे है। यानी कि रीजनल डिस्पैरिटी है डेवलपमेंट के मामले में। तो यदि आप बैकवर्ड एरिया का, ट्राइबल एरिया का डेवलपमेंट करना चाहते हो, तो उसके आसपास वाले एरिया में आप कोई इंडस्ट्रीज लगा दीजिए, वहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर दीजिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लगा दीजिए, ताकि वहां के लोगों को काम मिलेगा, दूसरी जगह से भी वहां पर इन्वेस्टमेंट आएगा, लोग वहां पर काम करने आएंगे, तो फिर सड़कें बनेगी,
बिजली पानी की सुविधा बढ़ेगी, स्कूल्स खुलेगी, हॉस्पिटल खुलेंगे, धीरे धीरे उस एरिया का भी डेवलपमेंट हो जाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करने से रीजनल डिस्पैरिटी, ये जो रीजनल इम्बैलेंस है, वो भी धीरे धीरे बैलेंस होने लगता है, बराबर होने लगता है। इसीलिए हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जरूरत है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को डेवलप करने की जरूरत है। फिफ्थ रीजन इज एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपांड्स ट्रेड एंड कॉमर्स। जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज डेवलप होगी, इसमें बहुत सारी चीजें बनेगी और उसमें क्वालिटी भी बढ़ेगी, तो ये क्वालिटी प्रोडक्ट को हम दूसरे देशों को बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट कर पाएंगे, दूसरी कंट्रीज को हम ये चीजें बेच पाएंगे, जिससे अपना एक्सपोर्ट बढ़ेगा और बदले में उनकी जो करेंसीज है वो हमें बड़ी मात्रा में मिलेगी, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज की बढ़ोतरी भी होगी यदि हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करते हैं तो। नेक्स्ट रीजन इज कंट्रीज विच मैन्युफैक्चर्स फिनिश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू फ्रॉम रॉ मटेरियल्स आर प्रॉस्परस। जो कंट्री रॉ मटेरियल से ज्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाकर फिर बेचते हैं, या जो कंट्रीज रॉ मटेरियल से ये ज्यादा वैल्यू की चीजें बनाते हैं, वो जनरली प्रॉस्परस होते हैं, वो जनरली समृद्ध होते हैं। आप पास्ट के एग्जांपल से भी इस बात को समझ सकते हैं कि अंग्रेज जब भारत पर राज कर रहे थे, तो वो अपने यहां से कॉटन लेके जा रहे थे, एक रॉ मटेरियल लेके जा रहे थे, और अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में इस कॉटन से, इस रॉ मटेरियल से बड़ी मात्रा में बहुत तेजी से क्लोथ बना रहे थे, यानी कि फिनिश्ड प्रोडक्ट बना रहे थे, ज्यादा वैल्यूएबल फिनिश्ड प्रोडक्ट बना रहे थे, और इसी कपड़े को वापस भारत में आके बेच रहे थे। और इसी क्रिया से, इसी प्रोसेस से वो धीरे धीरे प्रॉस्पर होते गए, समृद्ध होते गए, डेवलप्ड होते गए। तो यदि कोई कंट्री रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाती है, ज्यादा वैल्यूएबल फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाती है, तो वो जनरली समृद्ध होती है, वो जनरली प्रॉस्परस होती है। इसीलिए इंडिया की जो प्रॉस्पेरिटी है, इंडिया का जो डेवलपमेंट है, वो इसी बात में है कि वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा बढ़ाए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करे और अलग अलग प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करे। तो इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, या अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी की बात करें, या रीजनल बैलेंस की बात करें, हम फॉरेन ट्रेड की बात करें, या ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हर जगह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। एक चीज और देख लेते हैं कि ये जो एग्रीकल्चर है और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, ये एक दूसरे से अलग नहीं है, एक दूसरे पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर जो है वो इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बेसिक रॉ मटेरियल क्या होगा? कॉटन होगा। कॉटन कहां से आएगा? एग्रीकल्चर से आएगा। ऐसे ही जो शुगर इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल क्या होगा? शुगर केन होगा। शुगर केन कहां से आएगा? शुगर केन आ जाएगा अपने एग्रीकल्चर से। ऐसे ही जो रबर बनाने की इंडस्ट्री है, उसका रॉ मटेरियल कहां से आएगा? भाई नेचुरल वेजिटेशन से ही रबर मिलता है, एग्रीकल्चर से ही मिलता है। यानी कि एग्रीकल्चर अलग अलग इंडस्ट्रीज को बड़ी मात्रा में रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। और इंडस्ट्रीज कैसे एग्रीकल्चर को हेल्प करती है? जो एग्रो इंडस्ट्री होती है, मतलब जो ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जो कि एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन को बढ़ाती है। जैसे कि कोई इंडस्ट्री है जो कि पानी की मोटर बना रही है, जो कि ट्रैक्टर बना रही है, अलग अलग मशीनरी बना रही है, जो कि एग्रीकल्चर में यूज करके हम एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन को बढ़ा पाएंगे। तो ये इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर सेक्टर में भी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दोनों एक दूसरे पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो एग्रीकल्चर जो है वो एग्रो इंडस्ट्री को अलग अलग टाइप के रॉ मटेरियल अवेलेबल करवाती है। इन रॉ मटेरियल को ये कुछ ज्यादा वैल्यूएबल फिनिश्ड प्रोडक्ट में बदलते हैं और अलग अलग प्रकार का अपना डेवलपमेंट होता है। और एग्री इंडस्ट्री जो है वो एग्रीकल्चर को क्या हेल्प पहुंचाती है? ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बनाकर एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है। जैसे कि इरिगेशन पंप बनाती है बहुत सारी इंडस्ट्रीज, मशीन, टूल्स, फर्टिलाइजर, ये सारी चीजें इंडस्ट्रीज में ही बनती है। इंडस्ट्री में बनकर ये एग्रीकल्चर की तरफ आती है और एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दोनों अलग अलग नहीं है, एक्सक्लूसिव नहीं है, ये
एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। डेवलपमेंट एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैज हेल्प्ड एग्रीकल्चरिस्ट इन इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन। तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, बेसिकली जो एग्रो इंडस्ट्रीज है, उनका डेवलपमेंट और वो जितना ज्यादा कॉम्पिटिटिव होगी, उसकी वजह से एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा होगा, जैसे कि इनका प्रोडक्शन बढ़ पाएगा और साथ ही जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो भी बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो पाएगा। बेसिकली मशीनरी की वजह से जो पर पर्सन काम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत तेजी से होगा। Our industries needs to be more efficient and competitive apart from being self-sufficient। तो इसीलिए इतने सारे इंपॉर्टेंस को देखते हुए हमारी इंडस्ट्री को सेल्फ सफिशिएंट होने के साथ साथ ज्यादा कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा और बहुत ज्यादा एफिशिएंट होना पड़ेगा, ताकि वर्ल्ड लेवल पर हम बहुत तेजी से डेवलप कर सके और अलग अलग देशों में हम बड़ी मात्रा में चीजों को एक्सपोर्ट कर पाए। टू compete in the international market, our manufactured good must be of equal standards to product in the international market। तो इंटरनेशनल मार्केट में हम अच्छे से कॉम्पीट कर पाए। भाई ऐसा नहीं है कि हमारे देश में ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, अलग अलग देशों में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, लगभग सभी देशों में अलग अलग प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है और कुछ देश तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में बहुत आगे हो चले हैं। वहीं से हमें पता चल जाता है कि वो देश कितना डेवलप्ड है। तो यदि हमें अलग अलग देशों से कॉम्पीट करना है तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को भी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा, ऐसे प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे जो कि इंटरनेशनल मार्केट में अलग से दिखे, बहुत क्वालिटेटिव हो, ताकि हम दूसरे देशों के प्रोडक्ट से फाइट कर सके, अपना जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा बिक सके। अब देखते हैं कि इंडस्ट्रीज का हम कैसे अलग अलग बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। बेसिकली 5 बेसिस पर हम इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पहला बेसिस है सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, मतलब कोई इंडस्ट्रीज कौन से रॉ मटेरियल का यूज करती है, क्या वो एग्रीकल्चर से आता है या माइनिंग से आता है, इस आधार पर हम इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। दूसरा है देयर मेन रोल, उनका रोल क्या है इकोनॉमी में, क्या वो बेसिक मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे हैं या कंज्यूमर मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसके आधार पर हम इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है, इसमें पैसा लगाने में कितना खर्चा हो रहा है, उसके आधार पर भी हम इंडस्ट्रीज को अलग अलग पार्ट में बांट सकते हैं। ओनरशिप किन की है, गवर्नमेंट की है, कुछ लोगों की या ग्रुप्स ऑफ पीपल की है, या जॉइंट है, या फिर कोऑपरेटिव तरीके से उसकी ओनरशिप चल रही है, इसके आधार पर भी हम इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और फिफ्थ बेसिस है बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स कितना बल्की है, कितना भारी है, इस आधार पर भी हम इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो एक एक करके इन पांचों बेसिस पर हम इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। द फर्स्ट बेसिस इज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड। किसी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल कहां से आता है, यदि वो एग्रीकल्चर से आ रहा है तो उस इंडस्ट्री को हम कहेंगे ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, भाई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल क्या है, कॉटन हो जाएगा। कॉटन कहां से आ रहा है, एग्रीकल्चर से आ रहा है, तो हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को क्या बोलेंगे, ये एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। इसी प्रकार वुलन इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, टी, कॉफी, एडिबल ऑयल, ये सब इंडस्ट्री जो है वो एग्रीकल्चर से अपना रॉ मटेरियल प्राप्त करते हैं, तो ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के अंतर्गत आ जाएंगे। इसी में दूसरा है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। रॉ मटेरियल के आधार पर दूसरे प्रकार की इंडस्ट्री है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। वो इंडस्ट्री जिनका रॉ मटेरियल माइनिंग से आता है वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के अंतर्गत आ जाएगी। जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, भाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल क्या होगा, आयरन ओर और मैग्नीज हो जाएगा। आयरन ओर और मैग्नीज कहां से आएगा, माइनिंग से आएगा, तो ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हो जाएगी। ऐसे ही सीमेंट इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, मशीन टूल इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, इन सभी इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है वो माइनिंग से आता है, मिनरल होता है इनका रॉ मटेरियल, तो ये हो जाएंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री।
द सेकेंड बेसिस इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेन रोल। हम इंडस्ट्री को इस बेसिस पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं कि उनका मेन रोल क्या है। यदि वो कुछ बेसिक आइटम बना रही है, कुछ बेसिक प्रोडक्ट बना रही है, तो उन्हें बोला जाएगा बेसिक और की इंडस्ट्री। ये बेसिक या की प्रोडक्ट क्या होते हैं? मान लीजिए कि कोई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है जिसने आयरन ओर लिया, मैग्नीज लिया, उससे आयरन और स्टील बनाया। अब ये आयरन और स्टील जो है वो किसी दूसरे इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल के काम में आएगा। तो जो इंडस्ट्री किसी दूसरे इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल बना रही है, उस इंडस्ट्री को बोला जाएगा बेसिक और की इंडस्ट्री। जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आयरन बनाएगी। अब इस आयरन को मान लीजिए कि कोई कार बनाने वाली इंडस्ट्री यूज कर रही है या कोई मशीन एंड टूल बनाने वाली इंडस्ट्री यूज कर रही है, तो इस इंडस्ट्री ने जो मटेरियल बनाया वो सीधा कंज्यूमर के लिए काम में नहीं आ रहा है, बल्कि किसी और इंडस्ट्री के लिए काम में आ रहा है। इसीलिए इस इंडस्ट्री को बोला जाएगा बेसिक और की इंडस्ट्री। इट सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स, जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गई, कॉपर स्मेल्टिंग इंडस्ट्री हो गई, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री हो गई। ये ऐसे प्रोडक्ट नहीं बनाती है जो सीधा कंज्यूमर यूज कर ले, ये ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जो किसी दूसरे इंडस्ट्री में एज ए रॉ मटेरियल काम में आते हैं। इसी बेसिस पर दूसरा इंडस्ट्री है कंज्यूमर इंडस्ट्री। ऐसी इंडस्ट्री जो ऐसे सामान बनाती है जो सीधा कंज्यूमर यूज करता है। जैसे कि ये टी शर्ट हो गया, टी शर्ट बनाने वाली इंडस्ट्री क्या बना रही है? टी शर्ट बना रही है, और टी शर्ट सीधा कंज्यूमर ले रहा है। तो इस इंडस्ट्री को, टी शर्ट बनाने वाली इंडस्ट्री को, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा कंज्यूमर इंडस्ट्री। ऐसे ही जो पेपर बनाने वाली इंडस्ट्री है, पेपर को सीधा कौन खरीद रहा है? कंज्यूमर खरीद रहा है। तो पेपर बनाने वाले इंडस्ट्री को हम कंज्यूमर इंडस्ट्री के अंतर्गत रखेंगे। तो एग्जांपल के तौर पे शुगर है, टूथपेस्ट है, पेपर है, फैंस है, ये चीजें बनाने वाली इंडस्ट्री कंज्यूमर इंडस्ट्री के अंतर्गत आ जाएगी। थर्ड बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। किसी भी इंडस्ट्री में शुरुआत में कितना पैसा लगता है? भाई पैसा क्यों लगता है इंडस्ट्री में? मशीन खरीदनी पड़ेगी, लैंड खरीदना पड़ेगा, अलग अलग प्रावधान करने पड़ेंगे, अलग अलग सुविधाएं देनी पड़ेगी इंडस्ट्री को चलाने के लिए। तो इसे कहा जाता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम है, मीडियम लेवल का है, या बहुत ज्यादा है, इसके आधार पर भी हम इंडस्ट्री को अलग अलग पार्ट में बांट सकते हैं। तो फर्स्ट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो इसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो अलग अलग एसेट पे वो 1 करोड़ या 1 करोड़ से नीचे है, तो ऐसी इंडस्ट्री को बोला जाएगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। हाँ, ये लिमिट जो है वो लगातार समय के साथ चेंज होती रहती है। तो ये जो हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, इसकी जो ये रुपए वाली लिमिट है कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे, वो समय के साथ बदलती रहती है, गवर्नमेंट इसको नोटिफाई करती रहती है। इसी में दूसरा है मीडियम स्केल इंडस्ट्री। यदि कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे खर्चा जो है वो 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में आ रहा है, तो उसे कहा जाएगा मीडियम स्केल इंडस्ट्री। और यदि ओवरऑल इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज्यादा है, तो ऐसी इंडस्ट्री को बोला जाएगा लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के आधार पर भी हम इंडस्ट्री को मुख्य रूप से 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। फोर्थ बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। किसी इंडस्ट्री का मालिक कौन है, ओनरशिप किसके हाथ में है, उसके आधार पर भी हम इंडस्ट्री को बांट सकते हैं। इसमें फर्स्ट है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। ऐसी इंडस्ट्री जिनका ओनरशिप या जो ऑपरेट होती है गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा, उन्हें बोला जाता है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्रीज विच आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसीज आर कॉल्ड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। जैसे कि भेल है, सेल है। भेल क्या है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। सेल क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये ऐसी इंडस्ट्रीज है, ऐसी कंपनी है जिनका ओनरशिप जो है, जो ऑपरेट की जाती है गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसी द्वारा, ये पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। इसी में सेकंड है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। ऐसी इंडस्ट्री जिसका ओनरशिप या जो ऑपरेट होती है कुछ लोगों द्वारा, लोगों के ग्रुप द्वारा, यानी कि कुछ प्राइवेट एंटिटीज द्वारा ये
ओन्ड होते हैं या उनके द्वारा ऑपरेट होते हैं, तो ये प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप और सम प्राइवेट एंटिटीज, जैसे कि टिस्को है, बजाज ऑटो लिमिटेड है, डाबर इंडस्ट्रीज है। ये कुछ लोग, ग्रुप्स ऑफ पीपल या किसी प्राइवेट एंटिटीज के हाथ में है, तो ये प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत आ जाएगी। ये टिस्को क्या है? ये टाटा स्टील कंपनी है ना, ये टाटा ग्रुप के अंतर्गत आने वाली कंपनी है, तो ये एक प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री के अंतर्गत आ जाएगी। इसी में थर्ड है जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटिटीज दोनों मिलकर चलाते हैं। तो जॉइंटली रन बाय द स्टेट, यानी कि गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स और सम प्राइवेट एंटिटीज। एग्जाम्पल के तौर पर जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है वो एक जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आती है। इसी में नेक्स्ट है कॉपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। कॉपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल के प्रोड्यूसर है, जो सप्लायर है, वो अपनी तरफ से कुछ कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं और फिर इस इंडस्ट्री को चलाते हैं। इस इंडस्ट्री को जितना भी फायदा होता है या घाटा होता है वो इनके बीच में प्रोपोर्शनली बांट दिया जाता है, जितना इनका कंट्रीब्यूशन होता है। यानी कि लोग एक कॉपरेशन से इस इंडस्ट्री को चलाते हैं, इसे बोला जाता है कॉपरेटिव सेक्टर की इंडस्ट्रीज। तो ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल और वर्कर और बोथ। तो जो सप्लायर है, प्रोड्यूसर है और वर्कर है, ये जॉइंटली चलाते हैं या दोनों सब मिलकर भी चला सकते हैं। आपसी कॉपरेशन से इनको चलाया जाता है। दे पुल इन दी रिसोर्स, तो इनके पास जो जो रिसोर्सेज होते हैं वो इकट्ठा करके इस प्रकार की इंडस्ट्री को ऑपरेट करते हैं। और जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा, घाटा होगा, वो आपस में प्रोपोर्शनली शेयर कर देंगे, जितना भी इनका इनपुट होगा उसके हिसाब से। एग्जाम्पल के तौर पर महाराष्ट्र में अधिकतर जो शुगर इंडस्ट्रीज है वो इसी तरीके से चलती है, कोऑपरेटिव तरीके से। इसी प्रकार केरला में जो मैक्सिमम कॉयर इंडस्ट्रीज है, कॉयर इंडस्ट्रीज क्या होता है? नारियल के छिलके से जो रेशा बनाया जाता है उसको बोला जाता है कॉयर, और इस कॉयर से अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं। तो केरला की अधिकतर कॉयर इंडस्ट्री जो है वो इसी प्रकार काम करती है, कोऑपरेटिव तरीके से। नेक्स्ट बेसिस है, फिफ्थ बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड द फिनिश्ड गुड्स। तो रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स ये कितने बल्की है, ये कितने हैवी है, उस आधार पर भी, उस बेसिस पर भी हम इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट है हैवी इंडस्ट्री। भाई हैवी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड दोनों ही हैवी होंगे, बल्कि होंगे। जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है, आयरन ओर है, वो भी भारी होता है, बल्कि होता है, और इससे जो प्रोडक्ट बनता है, जो फिनिश्ड गुड्स बनते हैं, वो भी हैवी होते हैं। तो इस प्रकार की इंडस्ट्रीज को बोला जाता है हैवी इंडस्ट्रीज। इसमें दूसरा है लाइट इंडस्ट्री। भाई लाइट इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल भी लाइट होगा, हल्का होगा, और इसके जो फाइनल प्रोडक्ट होंगे, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होंगे, वो भी लाइट ही होंगे। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्रीज। जो इंडस्ट्रीज इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाती है उनका रॉ मटेरियल भी हल्का रहता है और इनका जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है, वो भी हल्का रहता है। इस प्रकार की इंडस्ट्री को बोला जाता है लाइट इंडस्ट्रीज। तो आज के पार्ट में जो भी पढ़ा उससे अपना लर्निंग आउटकम क्या रहता है? हमने मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बेसिक बातें समझी, मैन्युफैक्चरिंग की इंपॉर्टेंस को देखा, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन अलग अलग बेसिस पर हम कैसे कर सकते हैं उसको समझा। तो जो भी आज की क्लास में पढ़ा है उसको कुछ क्वेश्चन के माध्यम से टेस्ट कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ बेसिक और की इंडस्ट्रीज। बोला जाता है कि बेसिक और की इंडस्ट्रीज का रोल क्या होता है? ए, प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट कंज्यूमर यूज। ऑप्शन बी, सप्लाई रॉ मटेरियल्स टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स। ऑप्शन सी, एक्सपोर्ट फिनिश्ड गुड्स। और ऑप्शन डी, प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विस। तो हमने देखा था कि बेसिक और की इंडस्ट्रीज जो होती है उनका मेन रोल क्या होता है? वो किसी और इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो
बेसिक और की इंडस्ट्री का रोल क्या है? दे सप्लाई रॉ मटेरियल्स टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स. ऑप्शन बी विल बी अवर राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज नॉट कंसिडर्ड एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. बोला जा रहा है कि इन चारों इंडस्ट्रीज में से कौन सी इंडस्ट्री जो है वो एग्रो बेस्ड नहीं है, मतलब इनका रॉ मटेरियल जो है वो एग्रीकल्चर से नहीं आता है. ऑप्शन ए कॉटन टेक्सटाइल, ऑप्शन बी रबर इंडस्ट्री, ऑप्शन सी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ऑप्शन डी सुगर इंडस्ट्री. भाई कॉटन टेक्सटाइल का रॉ मटेरियल तो एग्रीकल्चर से ही आता है, कॉटन ही आता है. रबर इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है रबर है, और रबर कहां से आता है? वो भी नेचुरल वेजिटेशन यानी कि एग्रीकल्चर से ही आता है. सुगर इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है सुगर केन कहां से आता है? एग्रीकल्चर से आता है. तो कॉटन टेक्सटाइल, रबर एंड सुगर इंडस्ट्री जो है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है. कौन सी नहीं है? बचा ऑप्शन नंबर सी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. भाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है वो आयरन और बड़े तौर पर मैग्नीज है, और ये दोनों ही माइनिंग से आते हैं. ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है. तो अपना ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेकेंडरी एक्टिविटी. बोला जा रहा है कि इनमें से सेकेंडरी एक्टिविटी कौन सी है? ऑप्शन ए ग्रोइंग क्रॉप्स, ऑप्शन बी मैन्युफैक्चरिंग कार, ऑप्शन सी फिशिंग, ऑप्शन डी माइनिंग बॉक्साइट. भाई हमने देखा था कि इकोनॉमी में सारी एक्टिविटीज को हम 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं. प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्सरी एक्टिविटी. प्राइमरी एक्टिविटी में क्या होता है? बेसिकली नेचुरल रिसोर्स का यूज करके ही कोई चीज बनाई जाती है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, जैसे कि माइनिंग का काम हो गया, फिशरीज का काम हो गया, डेयरी हो गया, पशुपालन का काम हो गया, एनिमल हस्बेंड्री का काम हो गया. ये सारी प्राइमरी एक्टिविटीज है. और सेकेंडरी एक्टिविटी में हम क्या करते हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज से जो रॉ मटेरियल हमें मिलता है उसको हम मशीनों के माध्यम से फैक्ट्री में कुछ और प्रोडक्ट बनाते हैं. तो इसमें से सेकेंडरी एक्टिविटी कौन हो जाएगी? भाई ग्रोइंग क्रॉप्स, ये तो एग्रीकल्चर में आ जाएगा, प्राइमरी एक्टिविटी है. फिशिंग, ये भी सीधा नेचुरल रिसोर्स ही है, तो ये एक प्राइमरी एक्टिविटी है. माइनिंग, कुछ भी माइनिंग करो आप, माइनिंग के सारे काम जो है वो प्राइमरी एक्टिविटीज में आ जाएंगे. तो ए, सी और डी तो प्राइमरी एक्टिविटीज है. बचा बी. बी क्या कह रहा है? मैन्युफैक्चरिंग कार. तो कार को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो यानी कि फैक्ट्री में मशीनरी के माध्यम से रॉ मटेरियल से कुछ और चीज बना रहे हो, तो ये सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंतर्गत आ जाएगा. ऑप्शन बी विल बी अवर राइट आंसर. तो इन क्वेश्चन के माध्यम से आज की क्लास में जो भी पढ़ा वो हमने टेस्ट भी कर लिया है. होप आज जो भी पढ़ा आपको समझ में आया होगा. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन.